नमस्कार जी। तो चलिए आज की क्लास सीटेट के लिए सीडीपी वाला पार्ट आज हम पढ़ेंगे और सीडीपी वाले पार्ट में जो एक 3 मनोवैज्ञानिक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलर, ठीक है? या कोहलबर्ग, ठीक है? इनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कैसे होते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बतानी है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं वो इस अवस्था में कैसे होते हैं। आपको पता है जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस में उन्होंने इसको बाँटा हुआ है। तो जो ये मानते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं, ठीक है? तो कौन-सी अवस्था थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे इन्होंने अ, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है? ये तो आपको पता है। लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो ऐसी कौन-सा नैतिक विकास के सिद्धांत में ये मानते हैं? तो ये मानते हैं सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास, ठीक है? इन्होंने आपको पता है इन्होंने जो 3 स्टेजेस दी हुई है और आगे उनके 2-2 पार्ट जो हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है? यानी कि ज़ेडपीडी जो है वो क्या है? तो ज़ेडपीडी जो है वो है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है? तो जो बच्चा जो है वो स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्कों के अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो उसको जो है वो बताता है, ठीक है? ज़ेडपीडी उसके मध्य का क्षेत्र है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अब आप मुझे बताओ कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन-सी थ्योरी दी थी? तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी, ठीक है? तो ये इनके अनुसार पूछा हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा कि अ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये मानते थे कि बच्चे का जो विकास होना है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे की होनी है, उसमें जो है लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण रोल जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है? तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएँ यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्कीमा, ठीक है? जिसमें विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएँ जो हैं वो होती हैं, उनको स्कीमा कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है, जिस पर वह अकेले पहुँच सकती है। तो कौन-सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो वो है निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है? ज़ेडपीडी, ठीक है? नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संख्यानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो वो है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो वो है सुरक्षित रखने की योग्यता, ठीक है? नेक्स्ट है कि जीन पियाजे एक एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी जो अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो वो देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर 11th नंबर का क्वेश्चन है कि
निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, तो वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो वो है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है, तो वो है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जब बच्चा जो है वो 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है, तो किसी वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है वो बच्चे में विकसित जो है वो हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना डैश में अंतर्निहित है। ठीक है, तो वो किसमें है? संज्ञान बोध में। जेजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, तो वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये जेजोंग जो थे वो मानते थे। नेक्स्ट है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, तो वो वस्तु स्थायित्व के ऊपर जो है वो एक कार्य में दक्षता जो है वो प्राप्त करने लगा है। ठीक है, जो छिपी हुई वस्तुएं वो ढूंढ लेता है। ठीक है, जैसे बच्चे कोई खिलौना लेकर बैठा होता है, हम उसको उस खिलौने को ऐसे ऊपर की तरफ इशारा करके हम कहते हैं कि वो गायब हो गया, तो बच्चा फिर भी उस खिलौने को ढूँढ लेता है, तो उसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है वो उस प्रकार की दक्षता जो है वो विकसित हो चुकी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो वो है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक है? 18 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन-सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि के संरक्षक किस अवस्था में होता है? वो होता है स्थूल प्रक्रिया। ठीक है, स्थूल प्रक्रिया की अवस्था में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन तो कैसा होता है? बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में मदद या सहायता जो है वो सहायक जो है वो होता है। ठीक है? तो यहाँ पर मूल्यांकन पूछा हुआ है कि अधिगमकर्ताओं के का मूल्यांकन जो है, यानी कि जो बच्चे लर्न कर रहे हैं उनके लिए उनका जो मूल्यांकन है, उनकी जो इवैल्यूएशन है वो एक शिक्षिका के लिए कैसी रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। ठीक है? बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा कौन-सी है जिसमें जो अध्यापक है वो लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है? जैसे कि कुछ कोई बच्चा जो है वो मतलब मंद बुद्धि में आ रहा है, कोई बच्चा सामान्य बुद्धि में आ रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो एक एक्सीलेंट मतलब बुद्धि में आ रहा है, उसकी 140 अबव है। तो इस तरह के जो भी शिक्षक ख़्याल रखता है कि किस बच्चे को किस तरह का होमवर्क देना है, किस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, तो वो अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अध्यापक इस तरह से मतलब मैनेज बच्चों को कर पा रहा है, तो अध्यापक जो है वो लचीला है और वह प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ जो हैं उनको पूरा करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो वो है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है? प्रत्येक बच्चे की अपनी-अपनी एक कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे 1 क्वेश्चन लर्न कर पाएँगे, कुछ बच्चे 2 क्वेश्चन लर्न कर पाएँगे, कुछ बच्चे हो सकता है 5 भी क्वेश्चन लर्न कर पाएँ। तो अपनी-अपनी बच्चे की कैपेसिटी होती है लर्न करने की या सीखने की, तो उनको क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना कि उनकी कुछ क्षमताएँ हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र
एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो होगा सामाजिक संरचनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कक्षा में, तो एक प्रभावी जो कक्षा होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष एक लोकतांत्रिक होता है और सब और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ठीक है। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो शिक्षक के लिए कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, ठीक है। विद्यार्थियों को टाइम टाइम पर ये समझाकर हम बच्चों को सक्षम बना सकते हैं कि वो अपनी जो एक तरह से लर्निंग कर रहे हैं वो उसको कैसे अन्वेषण करेंगे, उसका उसको कैसे मतलब अपनी लर्निंग करने के तरीके को एनहांस करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को टाइम टू टाइम जो है वो समझाते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष या आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो शामिल किया गया है, तो वो 21 ए में शामिल किया गया है। अच्छा, आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि ये जो अधिकार जोड़ा गया है बच्चों के लिए, तो ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है? कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया है, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और 21 ए में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ठीक है। बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, ठीक है। अगर आप बच्चों को कुछ भी लर्न करवाना चाहते हो, तो बच्चों के ही तरीके से उनको लर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो अ, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ये इशारा करता है, आपको पता है कि अब जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बच्चों को दी जाती है। शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जो भी तक क्लास रहेगी उसमें बच्चा जो है वो एक अहम रोल पे रहेगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ऐसा कौन-सा मनोवैज्ञानिक है जो ये मानता था कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि उनका सोचने का तरीका जो है वो बड़ों से अलग होता है, ठीक है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, वो ये मानते थे लॉरेंस कोहलबर्ग कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से की अपेक्षा जो है वो अलग होते हैं, ठीक है? मतलब उनके सोचने का या उनके चिंतन करने का तरीका जो है वो गलत मतलब अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो उनके सिद्धांत के अनुसार जो है वो निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा जो है वो बुद्धि के प्रकार तथा अंत स्थिति अनुपालन संभावना को के अनुसार सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक तरफ से बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ से अंतःस्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। तो भाषिक एक तरह से बुद्धि दी गई है, तो भाषिक बुद्धि में मूर्तिकार लिखा हुआ है, तो भाषिक बुद्धि में मूर्तिकार कैसे आएगा? इसमें तो कवि, लेखक और वकील वगैरह जो हैं वो भाषिक या लिंग्विस्टिक जो एक तरह से इंटेलिजेंस है वो आते हैं। आगे है शारीरिक गति संवेदना, ठीक है? शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ठीक है? ये ठीक है क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो एक तरह से फ़िज़िकल जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है? आगे है स्थानिक, तो स्थानिक में भी मनोवैज्ञानिक नहीं आएँगे। अंतरावैयक्तिक, तो अंतरावैयक्तिक में भी विक्रेता जो है वो नहीं आएँगे, ठीक है? उसमें बच्चा जो है वो स्वयं से जो है वो
बात कर रहा है, अंतरवैयक्तिक। जी हाँ, तो इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरवैयक्तिक जो है इसमें वो खुद को समझना जो है वो शामिल होता है, ठीक है? और जो एक स्थानिक है उसमें जो है वो चित्रकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं, पायलट वगैरह आते हैं, ठीक है? तो ये सभी गलत हैं, सिर्फ़ एक शारीरिक गति संवेदना वाला जो है वो सही है, ठीक है? उसमें खिलाड़ी जो है वो उस तरह के इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है? अब बात करें जब नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए कारण होने चाहिए कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना और दूसरा ये है कि समय के साथ बच्चों के में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। हम इवैल्यूएशन से ही ये सब कुछ कर सकते हैं और साथ में जो है 4th नंबर यानी कि बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना, ठीक है? तो ये सब कारण जो हैं, ये होने चाहिए मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिव परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लवांक का उदाहरण है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़-पौधों को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की सहायता डैश कहलाती है, तो वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, ठीक है? तो प्राकृतिक बुद्धि क्यों होगी? क्योंकि उसमें पेड़-पौधों और पशु, खनिजों के बारे में जानने की जो एक वर्गीकृत करने की योग्यता बच्चे में जो है वो डेवलप हो रही है, तो वो प्राकृतिक यानी कि एक तरह से नेचर वाइज़ जो इंटेलिजेंस है वो कहलाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू डैश के बीच होगी। तो जो एक सामान्य बुद्धि लवांक वाले जो बच्चे हैं या बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है यानी कि आईक्यू है उनका 90 टू 110 तक या 109 तक होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत जैसे द्वितत्व सिद्धांत भी है, बहुतत्व सिद्धांत भी है, एक तत्व सिद्धांत भी है, लेकिन प्रत्यागम सिद्धांत जो है वो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के मोहन की मासिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी, ठीक है? तो ये एक फ़ॉर्मूला होता है निकालने का, उसकी उससे आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर बताया है कि 5 वर्ष के मोहन की मासिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है? तो फिर इस तरह से निकालनी पड़ती है एक फ़ॉर्मूले के द्वारा, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100 ठीक है? तो ये भी फ़ॉर्मूला भी पूछा जाता है, आगे हम हो सकता है कि पढ़ लें इसी क्लास में। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, तो वो स्टर्न के द्वारा दी गई थी, ठीक है? आईक्यू की अवधारणा यानी कि बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा थी वो स्टर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अभी हमने बहुआयामी या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ लिया है कि वो हॉवर्ड गार्डनर का था, तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन का था, ठीक है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें, बस 2-4 क्वेश्चन ही हम आगे पढ़ेंगे। तो जो द्विकारक सिद्धांत है, वो किसने प्रस्तावित किया था? वो स्पीयरमैन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है, तो वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट है कि द्विकारक सिद्धांत संबंधित है, तो द्विकारक अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा, तो वो स्पीयरमैन से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि अ, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ठीक है? डिफरेंट जो इंटेलिजेंस है, उनका जो एक तरह से मेज़रमेंट है, वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की जो आयु है वो 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु 9 वर्ष होगी। सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है? अल्फ्रेड बिने का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे विलियम स्टर्न, ठीक है? विलियम स्टर्न जो है वो थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि बुद्धि की का सामूहिक परीक्षण कौन-सा है? तो बुद्धि का सामूहिक परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण है, ठीक है? आर्मी बीटा
परीक्षण। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट सीबीपी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो प्लीज़ क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं या किसी वजह से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।